हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग हिंदू लॉ का एक और न्यू टॉपिक देखेंगे जो है हिंदू जॉइंट फैमिली। एंड इसके साथ ही हम देखेंगे हिंदू जॉइंट फैमिली एंड को पार्सनरी। तो फर्स्ट हम हिंदू जॉइंट फैमिली को समझेंगे, संयुक्त कुटुंब जिसको कहते हैं, हिंदू संयुक्त कुटुंब। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप कि जो हिंदू फैमिलीज़ हैं, हिंदू लॉ में हिंदू फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए ये प्रिज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो जॉइंट ही हैं, जॉइंट फैमिली ही माना जाता है। हिंदू फैमिलीज़ को हिंदू लॉ में हिंदू जॉइंट फैमिली ही माना जाता है, हिंदू संयुक्त कुटुंब भी माना जाता है। ये एक ऐसा यूनिक सा फीचर है हिंदू लॉ का, ये हिंदू विधिक व्यवस्था का ये एक ऐसा यूनिक आप कहेंगे कि बहुत ही अलग सा, बहुत ही अद्वितीय, इसके जैसा किसी भी और लीगल सिस्टम में, चाहे वो मॉडर्न लीगल सिस्टम आप देख लें, चाहे एंशिएंट पुराना प्राचीन कोई विधिक व्यवस्था देख लें, उसमें आपको ऐसा जो कॉन्सेप्ट है जो हिंदू जॉइंट फैमिली का है, जो संयुक्त कुटुंब का जो एक कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉ में, ये बहुत कम, मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये एक यूनिक सा, अद्वितीय एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप हिंदू लीगल सिस्टम का। तो हम चलेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो सुनिए, मिताक्षरा जॉइंट फैमिली इज अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस विच हैज़ नो पैरेलल इन एनी एंशिएंट और मॉडर्न सिस्टम ऑफ लॉ। ऐसा किसी भी प्राचीन या नई विधिक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। फॉर अ हिंदू देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द जॉइंट फैमिली। कोई भी हिंदू इससे बच नहीं सकता। कोई भी हिंदू कभी भी जॉइंट फैमिली, संयुक्त हिंदू कुटुंब से नहीं बच सकता। बस एक इसमें कहा जाता है कि अगर वो ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले अगर कोई हिंदू, तो ही वो संयुक्त कुटुंब की व्यवस्था से खुद को अलग कर सकता है। नहीं तो कोई भी हिंदू अपने आप को संयुक्त कुटुंब से अलग नहीं कर सकता है। तो ये कहते हैं कि मे बी इन वन जनरेशन इट इज़ ब्रोकन। ऐसा हो सकता है कि एक जनरेशन, जैसे एक पिता, उसके बाद पुत्र और एक जनरेशन चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बीच में टूट जाए, ब्रोकन हो सकता है। इट इज़ ब्रॉट टू एन एंड बाय पार्टीशन। हो सकता है कि उसका एंड हो जाए, पार्टीशन हो जाता है। जैसे आप माने कि जैसे ये एक पिता है और इसके आगे सन है, आगे सन चल रहे हैं, सन के सन चल रहे हैं, सन चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, सन मतलब पहले पिता, उसका पुत्र और पुत्र का पुत्र, ये चल रहा है संयुक्त कुटुंब में। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पार्टीशन हो जाए, कि यहाँ सन अगर हैं तो इनके अगर दो पुत्र हैं तो उनका पार्टीशन हो जाए। पार्टीशन से ये अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर इसके दो पुत्र हैं, SA एंड SB, अगर ऐसा होगा कि पार्टीशन हो जाएगा, दोनों जो पुत्र हैं, एक पिता के दो पुत्रों का अगर जॉइंट फैमिली में पार्टीशन हो जाता है, जैसे एक पूरी प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसका पार्टीशन हो गया और एक पुत्र को हाफ और एक पुत्र को हाफ मिल गया, ऐसा हो सकता है कि पार्टीशन से ये खत्म हो जाए, लेकिन आगे से ये फिर शुरू हो जाएगी। जैसे अब ये एक पुत्र यहाँ है और इसके आगे पुत्र हो गए और ये आगे, इनके भी आगे से डिसेंडेंट्स हो गए, आगे और वंशज हो गए। तो यहाँ से फिर से संयुक्त कुटुंब वापस से चालू हो जाएगा। वापस से यहाँ पे पार्टीशन हो गया, लेकिन यहाँ से अगर इस पुत्र के आगे पुत्र हो गए और डिसेंडेंट्स हो गए और यहाँ इस पुत्र के आगे और डिसेंडेंट्स हो गए, तो ये व्यवस्था फिर से आगे चलने लगेगी और ये पार्टीशन जो यहाँ खत्म हुआ था, यहाँ पर फिर से जॉइंट फैमिली के रूप में ये आगे चलने लगेगा। तो सुनिए, इट इज ब्रॉट टू एन एंड बाय पार्टीशन। हो सकता है ऐसा कि इसका एंड एक पार्टीशन के द्वारा एक बार हो जाए, बट अगेन इन द नेक्स्ट जनरेशन, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो गई, इनके भी आगे डिसेंडेंट्स आने लगे, आगे वंशज आने लगे, यहाँ पर भी आने लगे और फिर से एक संयुक्त कुटुंब शुरू हो गया, चालू हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इट इज ब्रॉट टू एन एंड बाय पार्टीशन, बट अगेन इन द नेक्स्ट जनरेशन इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब वो फिर से दोबारा से जॉइंट फैमिली ऑटोमेटिकली अपने आप से बनने लगी, क्योंकि इनके भी आगे डिसेंडेंट होने लगे, इनके भी आगे डिसेंडेंट्स बोलते हैं वंशजों को, जो आगे पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंडेंट्स। और एंसेस्टर्स बोलते हैं जो फर्स्ट आपका पूर्वज होता है, जो
सबसे ऊपर पूर्वज है, दैट इज कॉल्ड एंसेस्टर्स। आपके ऊपर पूर्वज होते हैं और डिसेंडेंट्स होते हैं आपके नीचे वंशज, जो पुत्र नीचे होते रहते हैं, जो पैदा होते रहते हैं, वंशज उनको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडेंट्स। तो ये कह रहे हैं ऑटोमेटिकली वो दोबारा से जॉइंट फैमिली क्रिएट होने लगती है, दोबारा से चलने लगती है, एंड देयर इज नो वे इन विच वन कैन एस्केप फ्रॉम इट। और इसमें से कोई भी हिंदू अलग नहीं हो सकता, निकल नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं सो इन हिंदू लॉ देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट एवरी फैमिली इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ऐसा माना जाता है कि हर हिंदू फैमिली एक संयुक्त कुटुंब है, एक जॉइंट फैमिली है। अब इसका कॉम्पोजिशन कैसे होगा, कैसे बताएंगे कि इसका कॉम्पोजिशन का मतलब ये कैसे बनता है, क्रिएट कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है। ये कहते हैं अ हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ, कैसे ये बनती है, कंसिस्ट मतलब कैसे क्रिएट होती है, कैसे इसका गठन होता है, द कॉमन एंसेस्टर। जैसे ये कॉमन एंसेस्टर था, एक कॉमन एंसेस्टर से ये स्टार्ट हुई। जैसे ये है, आप मानिए इसको कि सबसे ऊपर जो आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनसे आपकी जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन मतलब जो जिनके आगे बच्चे होंगे, उनके चाचा, उनके भाई के बच्चे, ये सब फैमिली मेंबर्स होंगे। तो सबसे ऊपर जो हैं उनके बाद कॉमन एंसेस्टर, एक पूर्वज होगा कॉमन, एंड ऑल हिज लिनियल मेल डिसेंडेंट्स। लिनियल मेल डिसेंडेंट्स होते हैं उनके नज़दीकी मेल डिसेंडेंट्स, ये बनता है। मेल मतलब मेल डिसेंडेंट्स मतलब केवल पुरुष वंशजों से ये आगे बढ़ती है। जॉइंट फैमिली हमेशा पुरुष वंशजों से आगे बढ़ती है। तो ये कह रहे हैं कि अ हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल हिज लिनियल मेल डिसेंडेंट्स। नज़दीकी, इनके बाद इनके इसके पुत्र जो आगे आएंगे, जैसे बी इनका पुत्र, उसका पुत्र सी, फिर डी, तो जो भी इनके मेल डिसेंडेंट्स आएंगे उनसे बनती है जॉइंट फैमिली अप टू एनी जनरेशन, जो कितनी भी जनरेशन्स तक हो सकती हैं, कितने भी आगे उनके वंशज हो सकते हैं, टुगेदर विद द वाइफ और वाइफ्स। अगर इनकी वाइफ आती है, जो इनकी शादी होगी, इनका मैरिज होगी, बी की, सी की, डी की, तो इनकी जो मैरिज होगी, जो वाइफ्स आएंगी वो भी हिंदू जॉइंट फैमिली की मेंबर होंगी। सॉरी, विद द वाइफ और वाइफ्स और विडोज। अगर किसी पुत्र की मृत्यु हो जाती है इसमें, तो उनकी विडो भी जॉइंट फैमिली की मेंबर होंगी। तो और विडोज एंड अनमैरिड डॉटर्स, जो अनमैरिड डॉटर्स हैं, जो अविवाहित पुत्रियां हैं, वो भी जॉइंट फैमिली की मेंबर होंगी, उसके सदस्य होंगी ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर की ये सारी इनके पुत्र, मेल डिसेंडेंट्स, उनकी वाइफ्स और उनकी अनमैरिड पुत्रियां, उनकी अनमैरिड जो डॉटर्स हैं वो भी, एंड ऑफ द लिनियल मेल डिसेंडेंट्स, और इनके जो भाई के मतलब इनके जो चाचा और जो आगे इनके भाई के फैमिलीज हैं वो भी जॉइंट फैमिली में कंक्लूड होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद ये कहते हैं एक जो पूर्वज है, जैसे ये एक पूर्वज है, एक एंसेस्टर्स है, इनका होना, एक एंसेस्टर का होना संयुक्त कुटुंब को स्टार्ट करने के लिए, उसको प्रारंभ करने के लिए ज़रूरी है, बट उसके चालू रहने के लिए नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये हैं और इनके पुत्र हुए और आगे फैमिली बन गई, तो एक जॉइंट फैमिली को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, एक संयुक्त कुटुंब को प्रारंभ करने के लिए एक कॉमन एंसेस्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं होती, उसको चलाए रखने, उसको चालू रखने के लिए नहीं होती है। इस प्रकार संयुक्त कुटुंब चलता रहता है। अगर इनकी मृत्यु भी हो जाती है तो संयुक्त कुटुंब आगे मतलब चलता रहता है और चलता रहेगा जब तक कि इसका डिवीजन ना हो जाए, जब तक कि इसका विभाजन ना हो जाए, या फिर वंश का निर्वापन ना हो जाए, कि मतलब वो एंड ना हो जाए, सबकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता, आगे के आगे चलता रहता है वंश, और एंसेस्टर के डेथ के बाद भी ये कुटुंब एक स्टार्ट होने के लिए इनकी ज़रूरत है, और उसके बाद ये अपने आप ही चलता रहता है आगे के आगे। हिंदू जॉइंट फैमिली जो है वो एक फैमिली है, वो एक निगम नहीं है। इसमें कहा कि दिस इज़ नॉट अ कॉरपोरेशन, ये एक निगम नहीं है। निगम होता है जैसे एक कंपनी, एक कॉरपोरेट कंपनी जो होती है वो कॉरपोरेशन है, वो निगम है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर्स के बिना भी होता है।
अगर उसमें एक कंपनी के सारे जो मेंबर्स होते हैं अगर वो नहीं भी रहे उसमें तो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। बट जो हिंदू जॉइंट फैमिली है ये कॉरपोरेशन नहीं है, ये निगम नहीं है। तो सुनिए, यह अपने सदस्यों को छोड़कर अपने आप में एक पृथक सत्ता नहीं है। हिंदू जॉइंट फैमिली इज अ यूनिट, ये एक इकाई है, एक यूनिट है। एंड इन ऑल अफेयर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्ता। और इसमें जो भी इसके अफेयर्स होते हैं, जो भी इसके कार्य हैं, कामकाज हैं, जो भी जहाँ भी ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है एक जॉइंट फैमिली, वो एक कर्ता के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। इसका जो मेन हेड है उसको कर्ता कहा जाता है, जिसके बारे में हम पूरा क्वेश्चन बाद में करेंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि एक इकाई है, एक यूनिट है। हिंदू जॉइंट फैमिली जो है वो एक यूनिट है और ये अपने सारे अफेयर्स, अपने सारे कार्य, सारे कामकाज एक हेड के माध्यम से करती है जो इसे रिप्रेजेंट करता है और जिसे कर्ता कहा जाता है। इंग्लिश में भी आप इसको कर्ता कहेंगे, KARTA, KARTA, कर्ता कहा जाता है इसको। अब ये कह रहे हैं कि Within its fold, no outsider can be admitted by agreement or otherwise। ये कह रहे हैं कि जो एक जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी आउटसाइडर किसी भी तरीके से, भले ही किसी एग्रीमेंट के तरीके से आप कहें या किसी भी किस एग्रीमेंट मतलब किसी संविदा या किसी भी और तरीके से हिंदू जॉइंट फैमिली में कोई भी आउटसाइडर एंटर नहीं कर सकता। एक्सेप्ट किसके बिना? बाय अडॉप्शन। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी बाहरी शिशु को अडॉप्ट किया जाता है, उसको गोद लिया जाता है, दत्तक जो प्रथा, दत्तक जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा, अडॉप्शन के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें एंटर नहीं, कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें एंटर किसी भी एग्रीमेंट के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से, किसी भी तरीके से इसमें एंटर नहीं कर सकता है। और जॉइंट फैमिली की मेंबरशिप आपको एक स्टेटस देती है, एक आपको एक प्रास्थिति देती है और जिसको आप, इस मेंबरशिप को आप दो ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, जन्म से आप बर्थ लेते हैं इस फैमिली में, या फिर मेल मेंबर के साथ आप विवाह करके उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिली में कोई भी आउटसाइडर एंटर नहीं कर सकता है। दो ही तरीके से इसमें एंट्री होती है। नंबर 1, बर्थ, बाय बर्थ, जन्म लेने से, या फिर अडॉप्शन इसका एक एक्सेप्शन है, अडॉप्ट करे अगर तो हो सकता है, नहीं तो इसकी मेंबरशिप दो ही तरीके से हो सकती है। नंबर 1 बाय बर्थ, आप इसमें जन्म लें, या फिर किसी मेल मेंबर के साथ जिस स्त्री की इसमें शादी होगी, उससे मैरिज होगी, तो उसकी वाइफ, उसकी मेंबर उस जॉइंट फैमिली की मेंबर बन सकती है। एवरी हिंदू फैमिली इज प्रिज्यूम्ड टू बी अ जॉइंट फैमिली। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है कि हर हिंदू फैमिली ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, ऐसा धारणा है, ऐसा माना जाता है कि वो एक जॉइंट फैमिली ही है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली होने के लिए ये ऐसा देखा जाता है, अमूमन ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में सारा परिवार इकट्ठा रहता है और वो एक ही जगह पर उनका खाना पकता है और कुकिंग होती है, एक ही जगह पर वो खाना खाते हैं और रहते हैं और वर्शिप करते हैं, अपनी जो भी रिचुअल्स हैं वो मनाते हैं, मानते हैं और अपनी पूजा वगैरह वर्शिप करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस तरीके से जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहा है और अगर कोई बाहर रह रहा है तो वो जॉइंट फैमिली में का सदस्य नहीं माना जाता। तो सुनिए, ऑल्दो नॉर्मली अ जॉइंट फैमिली इज जॉइंट इन फूड, वर्शिप एंड एस्टेट, येट इफ इट इज नॉट जॉइंट इन फूड, अगर वो ऐसा नहीं है कि जॉइंट है फूड में, खाना खाने मतलब उन लोगों का खाना एक जगह बनता है, अगर वो इसमें जॉइंट नहीं भी है, या फिर येट इफ इट इज नॉट जॉइंट इन फूड, वर्शिप एंड एस्टेट और इन एनीवन और ऑल ऑफ देम, या तो वो खाने में, या तो वो वर्शिप में, पूजा में, या फिर इन सब में वो अगर इकट्ठे नहीं हैं, तो भी इट डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट इट हैज सीज्ड टू बी अ जॉइंट फैमिली, तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एक जॉइंट फैमिली नहीं है, तो भी उसको संयुक्त कुटुंब माना जाएगा। इन अ केस अगर ऐसा हो वेयर 3 brothers ओनिंग अ जॉइंट फैमिली हाउस वर वर्किंग एट 3 different places, अगर एक परिवार के 3
ब्रदर्स, मतलब 3 भाई हैं, एक परिवार में 3 बच्चे हैं और वो तीनों भाई अलग अलग जगह पर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा इट वॉज हेल्ड दैट दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ जॉइंट फैमिली, तब भी वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक जॉइंट फैमिली को, तब भी वो उस जॉइंट फैमिली के सदस्य रहेंगे, भले ही वो बाहर रह रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि वो लोग इकट्ठे रहते हैं, लेकिन अगर वो बाहर रह रहे हैं, जॉब कहीं बाहर कर रहे हैं, तो भी वो जॉइंट फैमिली के मेंबर ही माने जाते हैं, सिंपली बिकॉज दे वर नॉट लिविंग जॉइंटली, सिर्फ इसलिए कि वो जॉइंट नहीं रह रहे हैं, एक ही फैमिली में तीनों भाई नहीं रह रहे हैं, डज नॉट लीड टू एन इंटरफेरेंस दैट दे डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए जॉइंट फैमिली। अगर वो सिर्फ इस कारण से कि वो अलग रह रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं और पे रह रहे हैं, तो इसलिए वो जॉइंट फैमिली के मेंबर नहीं माने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, वो तब भी जॉइंट फैमिली के मेंबर माने जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदू जॉइंट फैमिली, कि हिंदू संयुक्त कुटुंब क्या है, इसके बारे में हमने देखा। अब हम आगे चलेंगे को पार्सनरी पे। को पार्सनरी, जिसको आप हिंदी में सहदायकी कहते हैं। सहदायक वो हैं जिनका एक जॉइंट जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अपना पार्ट होता है। सहदायक वो हैं जिनका जॉइंट हिंदू फैमिली में जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका जिनका पार्ट होता है बराबर, वो सहदायक या को पार्टनर कहलाते हैं। तो सुनिए, जॉइंट फैमिली में ही एक अलग बॉडी है, ये बॉडी का मतलब होता है एक अलग से एक निकाय, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकाय, मतलब जॉइंट फैमिली का ही एक ये पार्ट है, समझ लीजिए कि जो को पार्सनरी है, जॉइंट फैमिली का ही एक पार्ट कह सकते हैं आप, एक अलग से बॉडी इसमें है। को पार्सनरी इज अ नैरो बॉडी ऑफ पर्संस। नैरो बॉडी ऑफ पर्संस इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, वो भी मेंबर हैं जॉइंट फैमिली की, और जो वाइफ्स हैं, जो यहाँ जो सन थे, जो पुत्र थे, उनकी जो वाइफ्स थी वो भी जॉइंट फैमिली की मेंबर थी। बट को पार्सनरी में जो फीमेल्स हैं उनका पार्ट नहीं होगा, उनका वो को पार्सनरी की मेंबर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर्स को पार्सनरी में आते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली का एक नैरो बॉडी है, उसी में से निकली हुई एक कम सदस्यों की एक चीज़ है, एक बॉडी है, एक निकाय है, जिसको को पार्सनरी कहा गया है। तो सुनिए, सहदायकी या को पार्सनरी इज अ नैरो बॉडी ऑफ पर्संस विद इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के बीच में ही एक छोटी चीज़ है, एक को पार्सनरी एक नैरो बॉडी है, नैरो एक छोटी निकाय है, एक छोटा निकाय है। एंड कंसिस्ट ऑफ द फादर, ये कंसिस्ट मतलब इसका ये बनती है, ये क्रिएट होती है, सन, एक फादर है ये, दिस ए इज फादर, बी इज सन, ये इनका सन है, ए का सन, और ये जो सी है ये सन्स सन, सन्स सन है ये। इसका मतलब है कि ये ए का पुत्र ये, इसका बेटा ये, और डी जो है सन्स सन्स सन। तो आप समझिए कि ये दादा है आपके, ये पिता है, ये आप है, और ये आपके पुत्र हैं। समझ में आ गया आपको? दिस इज फादर सन सन सन, पुत्र के पुत्र, और दिस इज सन सन सन, पुत्र के पुत्र के पुत्र। तो प्रपौत्र हो गए ये, पौत्र जिसको आप बोलेंगे, पिता, दादा, पुत्र, पौत्र, एंड प्रपौत्र जिसको आपकी हिंदी की बुक्स में मिलेगा, दैट इज सन सन, सन इज प्रपौत्र, परपोता जिसको बोलते हैं। तो सुनिए, ये कंसिस्ट होता है, ये क्रिएट होता है सन 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 एंड सन्स सन्स सन से। आगे ये कह रहे हैं कि संयुक्त कुटुंब की ही भांति प्रारंभ होने के लिए पिता पुत्र की नातेदारी आवश्यक है। इसको भी, को पार्सनरी को भी स्टार्ट होने के लिए पिता और पुत्र की नातेदारी, उनका रिश्ता, पिता के बाद एक पुत्र की जरूरत है। उसके बाद ये कह रहे हैं, बट इसके चालू रहने के लिए, इसके
कंटिन्यूटी के लिए, इसकी चलते रहने के लिए, इसको चलते रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, इस नातेदारी का विद्यमान रहना ज़रूरी नहीं है। सो अ को पार्सनरी कैन कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ये कह रहे हैं कि ये स्टार्ट होने के लिए को पार्सनरी सहदायिकी, जिसमें जिसको स्टार्ट होने के लिए ए के बाद बी जरूरी है, बट उसके बाद इसको चालू रहने के लिए ए के बाद बी जरूरी नहीं है, सी जरूरी नहीं है, ये कंसिस्ट हो सकती है ए और डी के द्वारा भी। अगर ए जीवित है, अलाइव है और इनकी डेथ हो चुकी है और इसके बाद सी की भी डेथ हो चुकी है, अगर डी अलाइव है, अगर उनका प्रपौत्र अलाइव है, तो भी को पार्सनरी चालू रहेगी, कंटिन्यूटी में रहेगी। तो सुनिए, ये पुत्र के द्वारा भी चलती है और या फिर ये चाचा, भतीजे, चचेरे भाइयों इत्यादि द्वारा भी क्रिएट होती है। रूल सिर्फ इतना सा है कि जब तक कोई वंशज अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 4 डिग्री अधिक दूर नहीं है। क्या मतलब समझ में आया? कि जो अगर कोई वंशज, ये वंशज है, ये सारे वंशज हैं और ये अंतिम संपत्ति धारक एंसेस्टर है। अंतिम संपत्ति धारक एंसेस्टर को बोलेंगे आप लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी। लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी अगर ये हैं, अब ए इज लास्ट होल्डर किसके? जॉइंट प्रॉपर्टी के। तो ये है ए लास्ट होल्डर है। लास्ट होल्डर का मतलब है कि अभी दादा परदादा जो है वो जीवित है और उनके पास परिवार की, कुटुंब की संयुक्त संपत्ति है, दैट इज कॉल्ड लास्ट होल्डर ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी। तो सुनिए, रूल सिर्फ इतना सा है कि जब तक कोई वंशज, ये वंशज हैं, इनके नीचे जो है दीज आर डिसेंडेंट्स, ये जो वंशज हैं अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 4 डिग्री दूर नहीं है, वह सहदायिकी होगा। अब इसके बाद ये, अगर मैं डी के बाद ई भी चलाऊं, ई के बाद एफ है, ये इसके पुत्र, ये इसके पुत्र, ये इसके पुत्र, ये आगे ई, फिर एफ, फिर जी एंड लास्ट में एच, ये सब है। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई भी वंशज जो लास्ट में चले जा रहे हैं, ये तो चलता रहेगा, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र आते जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी वंशज जो है, नीचे वंशज जो चल रहे हैं, डिसेंडेंट्स हैं, अंतिम संपत्ति धारक, दिस इज कॉल्ड, जो ये ए है ये अंतिम संपत्ति धारक है। अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 4 डिग्री से अधिक दूर नहीं है, वह सहदायिकी होगा। 4 डिग्री कौन सी हुई? ए हमेशा फर्स्ट डिग्री धारक माना जाता है, जो लास्ट होल्डर है वो फर्स्ट डिग्री धारक है। उसके बाद नंबर 1 के बाद 2 आ गए ये बी, 3 आ गए ये सी, 4th आ गए डी। उसके बाद ई एफ को नहीं माना जाएगा सहदायक, ये अभी दूर है। 4 डिग्री तक ही सहदायिकी मानी जाती है। 4 डिग्री के बाद डी के बाद ई एफ जी और एच को सहदायक या को पार्टनर नहीं माना जाएगा। तो सुनिए, रूल सिर्फ इतना सा है कि जब तक कोई वंशज, ये सारे वंशज हैं और भी नीचे चलते रहेंगे, तो जब तक कोई वंशज अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 4 डिग्री से अधिक दूर नहीं है, वह सहदायिकी होगा। वह प्रारंभिक पूर्वज से चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो का मतलब क्या हुआ? ये अगर बी की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई, अगर डी जीवित है, तो भले ही वो कितना ही दूर हो गया, लेकिन वो अंतिम संपत्ति धारक से 4 डिग्री दूर नहीं है। 4 डिग्री दूर अगर नहीं है तो वो सहदायिक उसको आपकी संपत्ति में लास्ट होल्डर से के द्वारा वो संपत्ति में को पार्टनर सहदायिक माना जाएगा और उसको इस संपत्ति का पार्ट मिलेगा, अगर वो 4 डिग्री दूर नहीं है तो सुनिए, परंतु यदि वह अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज से 4 डिग्री से अधिक दूर है तो वह सहदायक नहीं होगा। अगर वो 4 डिग्री दूर हो गया, 4 डिग्री दूर ई है, 4 डिग्री दूर एफ है, 4 डिग्री दूर जी भी है और एच भी है, इन सबको, इन चारों को पार्टनर नहीं माना जाएगा। आपको अभी और मैं अच्छे से समझाऊंगी, एक बार ये सुनिए। इसके अलावा ये कहते हैं ये जो 4 डिग्री मानी गई सहदायक, ये हो गए, यहाँ तक सहदायक हो गए। एक तो ये सहदायक माने जाएंगे, को पार्टनर माने जाएंगे।
ई एफ जी और एच नहीं माने जाएंगे। और इसके बाद कौन नहीं मानी जाएगी? स्त्री सहदायिकी की सदस्य नहीं मानी जाएगी, ये भी नहीं माने जाएंगे, और सहदायिकी की सदस्य स्त्री भी नहीं मानी जाएगी। दिस इलस्ट्रेशन रिप्रेजेंट 8 जनरेशन, जो ये 8 जनरेशन है ये 4 तक ही माने जाएंगे। अब इसके बाद ये कब सहदायक बनेंगे ये हम आगे देखेंगे। अब आ जाइए, ए इज द फादर एंड बी इज, इसको मैं और अच्छे से बनाऊं, आपको समझ में आ रहा है। ए इज फादर, ए फादर है, एंड ए इज द फादर एंड बी टू एच आर हर 7 लिनियल मेल। बी टू एच, जो बी टू एच लास्ट आ गए, ये इनके लिनियल जो पास के मेल डिसेंडेंट्स हैं। लिनियल का मतलब होता है नजदीकी, नजदीकी मेल डिसेंडेंट्स, ये सारे हैं इसके मेल डिसेंडेंट्स, पुरुष वंशज। तो पास के नजदीकी पुरुष वंशज एच तक हैं। अगर हम माने कि एच तक हैं तो क्या होगा? इट इज एविडेंट दैट को-पार्सनरी कंसिस्ट ऑफ ए बी सी एंड डी। अब ये को-पार्सनरी मान लीजिए, ये अभी मतलब ये जीवित है, अभी मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, लेकिन अभी ये जीवित है। तब मैंने आपको बोला था कि इनकी डेथ हो गई है, बी भी जीवित है, सी भी जीवित है। तो अब क्या चलेगा? इट इज एविडेंट दैट को-पार्सनरी कंसिस्ट ऑफ ए बी सी एंड डी। अब ये ए बी सी एंड डी तक को-पार्सनरी चलेगी। इनका जो लास्ट होल्डर है ये संपत्ति के, इनकी संपत्ति बी को भी मिलेगी, सी को भी मिलेगी और डी को भी मिलेगी। इन चारों में वो डिवाइड होगी। इसके बाद क्या होगा? एंड ई एफ जी एंड एच आर नॉट को-पार्टनर्स, ये नहीं होंगे, ये नीचे वाले को-पार्टनर नहीं होंगे, क्योंकि ये 5वीं डिग्री हो गई। 4 डिग्री के बाद तक के नीचे वाले वंशज नहीं माने जाएंगे, को-पार्टनर या सहदायिक नहीं माने जाएंगे। अब क्या होगा? ए इज द लास्ट होल्डर। नाउ इफ ए डाइज, अगर ए की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा? देन को-पार्सनरी विल कंसिस्ट ऑफ बी सी डी एंड ई। उसके बाद क्या होगा? ये इसकी डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई, तो उसके बाद को-पार्टनर बन जाएंगे 1B 2C 3D एंड 4E। तो अब ये जो लाइन थी ये खत्म हो जाएगी और ये लाइन बन जाएगी E के बाद। आपको समझ में आ रहा है? अब ए की डेथ हो चुकी है, अब लास्ट होल्डर कौन बन गया? संपत्ति का लास्ट होल्डर बी बन गया, ये बन गया लास्ट होल्डर। अब ये लास्ट होल्डर बी हो गया, फर्स्ट ई हो गया, तो नंबर 1 2C 3D एंड 4E, तो ये को-पार्टनर बन गया E ऑटोमेटिकली अगर ए की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ? यहां एफ जी और एच नहीं माने जाएंगे, अभी भी को-पार्टनर। उसके बाद क्या होगा? On the death of A, B becomes the last holder and E comes within the limit of 4 degrees. ये इस लिमिट में आ गया 4 डिग्री में, तो E को-पार्टनर बन गया। अब आ जाइए within the limit of, उसके बाद क्या हुआ? F, G and H are still no, अभी तक ये F, G और H को-पार्टनर नहीं बने हैं। उसके बाद क्या होगा? Now if B dies, अब क्या होगा? B की भी मृत्यु हो जाती है, तो लास्ट संपत्ति होल्डर कौन बन जाएगा? सी बन जाएगा लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये गया, उसके बाद ये लाइन जो हमने खींच दी थी यहां पे, इसको मैं हटा देती हूं, आपको समझ में आएगा। ये ई जो था जहां हमने ये लाइन खींची थी, अब क्या हुआ? ई 4 डिग्री कहां तक? बी की भी डेथ हो गई, उसके बाद लास्ट सी के पास आ गई, लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी सी बन गया। अब सी फर्स्ट होल्डर हो गया, फर्स्ट एंसेस्टर हो गया, संपत्ति जिसके पास है। उसके बाद C1 D2 E3 एंड F, ये जो एंसेस्टर्स की हमने लाइन खींची थी वो F पे खिंच जाएगी। F तक एंसेस्टर कह रही हूँ, डिसेंडेंट्स, ये आपके वंशज F तक आ गए। अब ये सहदायिकी में जो संपत्ति है लास्ट होल्डर के पास, सी के पास, सी में बटेगी, डी में बटेगी, ई में बटेगी और एफ में भी बटेगी। अब इसका हो गया। अब अगर सी की डेथ हो जाती है, अब इसमें सी की भी डेथ हो गई, अब जो ये डी था, डी के पास आ गई, लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया डी। तो अब ये जो लाइन है फिर से यहां से मिटेगी और 4 डिग्री 1 डी के पास आ गई थी प्रॉपर्टी, तो डी के बाद 1 2 3 एंड 4, अब जी तक खिंच जाएगी लाइन। अब अकेला बच्चा एच,
एच इज नो को पार्टनर। एच सहदायक कभी नहीं बना है। एच कब सहदायक बनेगा? जब डी की भी मृत्यु हो जाएगी। डी की मृत्यु होगी तो लास्ट होल्डर बन जाएगा ई। लास्ट होल्डर हो गया ई। तो उसके बाद कितने रह गए? ई फर्स्ट हो गया, ई एफ जी एंड एच। तो ई 1 2 और 3 और 4, तब जाकर एच को पार्टनर बनेगा। लास्ट संपत्ति होल्डर हो गया ई, और इसके बाद ई एफ जी एच सहदायक में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो, को पार्सनरी विल नाउ कंसिस्ट ऑफ ए बी सी, बट इफ बी, अब एक प्रॉब्लम और हो जाए, अगर ए तो रहे वहां, जीवित रहे, और बी की मृत्यु हो जाए। मैं आपको ये दोबारा से बना के बताती हूँ, ज्यादा हो गया। ये दोबारा से मैंने बनाया है। यहाँ पे ए है, ये बी है, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ जी एंड एच। अब देखिए, यहां तो ए की मृत्यु हुई थी तो बी लास्ट होल्डर हो गया था, फिर बी की हुई थी तो सी हो गया था, सी की हुई थी तो डी हो गया था। अब क्या हो, अगर ए जीवित है और बी की मृत्यु हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तब ए डिग्री उतनी ही मानी जाएगी, आगे नहीं जाएगी डिग्री। अगर ये जीवित है तो यहीं से डिग्री काउंट होगी। तो नंबर 1 इज ए, ये प्रॉपर्टी होल्डर, जब तक प्रॉपर्टी होल्डर नंबर 1 रहेगा, प्रॉपर्टी होल्डर लास्ट ए है, तो क्या होगा? इफ बी डाइज बिफोर ए, अगर बी की डेथ हो जाती है ए से पहले, को पार्सनरी विल नाउ कंसिस्ट ऑफ ए, को पार्सनरी सहदायकी बनेगी ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। अभी भी ए ई तक नहीं जाएगा, सहदायकी नहीं जाएगी, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी होल्डर ए ही है अभी। तो कंसिस्ट होगी को पार्सनरी ए सी एंड डी से, भले ही इसकी मृत्यु बीच में हो चुकी है। अब यहाँ ए लास्ट होल्डर बना रहता है, अंतिम संपत्ति धारक ए अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। अब आ जाइए सहदायकी नीचे की और आगे। अगर ये ए बना हुआ है, तब बी अगर भले ही बीच में चला गया, ई तक फिर भी नहीं जाएंगे अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्डर ए है। अब ये कह रहे हैं कि सहदायकी के सदस्य अब है ए सी एंड डी। उसके बाद अगर सी की भी डेथ हो जाती है, सेकंड, अगर सी की भी अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो भी ए अंतिम, अभी भी ए जीवित है और संपत्ति धारक यहाँ पे अभी तक ए है। ए अभी भी जी रहे हैं। तो बी के बाद अगर सी की भी डेथ हो जाती है, तब भी क्या होगा? अंतिम संपत्ति धारक अगर अभी भी ए है, तो अब सहदायकी केवल 2 सदस्यों की है, ए और डी की। अब जो को पार्सनरी चल रही है वो ए और डी में चलेगी। बी और सी भले ही अंदर हट गए बीच में से, ई तक फिर भी नहीं वो पहुंचेगी। उसके बाद क्या होगा? अब इसके को पार्सनरी के 2 ही मेंबर रह गए। एक तो आपके जो ग्रैंड पा है, मतलब जो दादा कहेंगे आप उनको, दादा है आपके, और एक पुत्र गया, जो पौत्र थे वो गए, और ये प्रपौत्र, जो ग्रेट, जो क्या बोलेंगे इसको, प्रपौत्र, पुत्र के पुत्र के पुत्र, प्रपौत्र। अब को पार्सनरी के 2 ही मेंबर रह गए, प्रपौत्र और दादा। तो ये कह रहे हैं इस तरह इस समय सहदायकी जो है, को पार्सनरी जो है, वो क्रूशियल स्टेज में आ गई। क्रूशियल स्टेज में मतलब खत्म होने की कगार पर आ गई। इस समय सहदायकी संकट में आ चुकी है। वह चालू रहेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ए की डेथ पहले होती है या डी की। इफ डी डाइज बिफोर ए, तो फिर ए अकेला को पार्टनर रह जाएगा, और क्योंकि वो अब भी लास्ट होल्डर है। अगर डी की डेथ पहले हो जाती है, अगर प्रपौत्र हैं जो, इसकी डेथ पहले हो जाती है, तो क्या होगा? ए अकेला को पार्टनर रह जाएगा। ए जो है वो अकेला सहदायक रह जाएगा, ए अकेला सहदायक रह जाएगा, क्योंकि वो अब भी लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी है। आप ये समझिए कि लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी से नीचे 4 डिग्री तक भले ही सबकी मृत्यु हो जाए, तब भी सहदायकी 5वें तक नहीं जाएगी। अगर इसकी डेथ होगी तो ही वो नीचे खिसकेगी, नहीं तो वो नीचे नहीं जाएगी। भले ही सारे यहाँ डी तक डेथ हो जाए, तो ये अकेला रह जाएगा। प्रॉपर्टी होल्डर जो है वो अकेला सहदायक रह जाएगा, क्योंकि वो अब भी लास्ट होल्डर है, लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी है। ई एफ जी एंड एच अभी भी उससे 4 डिग्री दूर है। जो ये
EFGH है वो अभी भी उससे 4 डिग्री दूर है। तो ये पोजीशन डिजास्टर ऑफ EFGH होगी। इसका मतलब होगा कि ये जो पोजीशन है ये खत्म कर देगी EFGH की सहदायकी को, उनकी प्रॉपर्टी होल्ड करने की जो उनका हक है वो खत्म कर देगी। कौन सी स्थिति? अगर वो A जीवित है और D नहीं है। अगर D जीवित नहीं है और उसकी मृत्यु A से पहले हो जाती है तो इट मीन सहदायकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर A डाइज बिफोर D, अगर A की मृत्यु पहले हो जाती है और D जीवित रहता है, ये अभी है, ये जीवित है, प्रपौत्र जीवित है, तो क्या होगा? तुरंत ही क्या होगा? इसके पास ये लास्ट होल्डर हो जाएगा, D लास्ट होल्डर हो जाएगा। A के खत्म होते ही, मतलब A की डेथ होते ही तुरंत D लास्ट प्रॉपर्टी होल्डर हो जाएगा और उसके तुरंत बाद E, F एंड G 4 डिग्री। तो सुनिए, लेकिन अगर A डाइज बिफोर D, A की मृत्यु हो जाती है D से पहले, तो क्या होगा? D लास्ट होल्डर एंसेस्टर हो जाएगा। लास्ट होल्डर एंसेस्टर मतलब संपत्ति धारक, अंतिम संपत्ति धारक पूर्वज बन जाएगा D। तो क्या होगा? इसके बाद के नंबर 1 तो एक खुद होगा, नंबर 1, 2, 3 और 4 G तक क्या होगा? तुरंत ही, इट मीन सहदायकी जो है A डाइज बिफोर D, तो फिर D लास्ट होल्डर एंसेस्टर हो जाएगा और E, F एंड G एट वंस, एकदम से तुरंत बिकम को पार्टनर। उसके साथ ही एकदम से इसके बनते ही, इसकी मृत्यु होते ही ये लास्ट होल्डर हो जाएगा और इसके साथ E, F और G 4 डिग्री हो गई। D, E, F और G लास्ट, इसके साथ 3 और डिग्री तुरंत ही सहदायकी में आ जाएंगे और E, F एंड G एट वंस आ जाएंगे। वी मे टेक वन मोर, इसके साथ एक और हम इलस्ट्रेशन लेंगे। जैसे इसको भी मैं हटाती हूँ। अब आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको बुक में से फिर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ एक और हम लेंगे। इसमें क्या होगा? जैसे ये A है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्डर है जो ये, इसके बाद आप आ जाइए B है, उसके बाद C, इसके बाद क्या है? C के 2 बेटे हैं D एंड E और D के आगे फिर से 2 पुत्र हैं D एंड D1। D के मतलब पुत्र हैं, DS कह दीजिए, D के सन जो है DS एंड DS1 और E के भी आगे 2 पुत्र हैं ES एंड ES1। तो क्या होगा? ये कह रहे हैं इफ B डाइज फर्स्ट देन C डाइज। इसके बाद क्या होगा? इसमें क्या होगा कि A पहले B की मृत्यु हो गई और फिर C की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होगा? At this stage, co-parcellary consists of A and his 2 great grandson D and E। इसके बाद क्या होगा? A फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्डर है, तो नंबर 1 तो यही हुआ, नंबर 2 ये थे जिनकी डेथ हो गई, नंबर 3 C थे, ये डेथ हो गई इनकी। अब इसके बाद चौथा था D। ये कह रहे हैं at this stage co-parcellary consists of A and his 2 great grandson D and E। D और E के साथ इनकी 4th डिग्री के साथ इनकी को पार्सनरी होगी। 1, 2, 3 एंड 4 यही चल रही थी पहले भी। तो इसमें क्या हुआ? 4 डिग्री तक चलती है, A, B, C एंड D। D में 2 थे तो ये D और E में ये इन दोनों के साथ चल रही थी। अब क्या हुआ? बीच में B की भी डेथ हो गई, C की भी डेथ हो गई। अब क्या होगा? A और D और E के साथ इनका चलता रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि D एंड E के साथ A की को पार्सनरी चल रही है, A फर्स्ट डिग्री और D और E 4th डिग्री। ये बीच वाले दोनों गए तो ये D और E के साथ चल रहा है। अब क्या होगा? नाउ इफ एट दिस स्टेज, अगर यहां पर E डाइज, E डाइज, यहां पर E की भी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? E की डेथ हो जाती है तो co-parcellary will consist of A and D and at this stage ES and ES1। अगर यहाँ पे E की डेथ हो जाती है तो A और D के साथ को-पार्सनरी रह गई, ये वाला लेवल चला गया, ये वाला लेवल 4th था, इनके साथ पैरेलल 4th D थे। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो ये वाला जो लेवल है ES और ES1, ये 5th लेवल था, यहां तक को-पार्सनरी नहीं पहुंचेगी, 5th तक नहीं पहुंचेगी और ये को-पार्सनरी D के बाद DS और DS1 के साथ चलेगी।
आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ बीच वाला लेवल ई खत्म होते ही फिफ्थ वाला जो लेवल था वो खत्म हो गया, वो को पार्सनल नहीं रहेंगे, अब सहदायकी में उनका खत्म हो गया हिस्सा, अब नहीं होगा उनका। तो सुनिए, को पार्सनली विल कंसिस्ट ऑफ ए एंड डी एंड एट दिस स्टेज ई एस एंड ई एस वन, ई एस और ई एस वन removed by more than 4 degrees from the last holder of the property, क्योंकि इनका लेवल जो है वो फिफ्थ हो गया था और फिफ्थ लेवल तक को पार्सनली नहीं चलती है, बीच में इनका लेवल खत्म हो गया था। अगर इनकी डेथ हो जाती और यहाँ पर आ जाती लेवल, यहाँ पर लास्ट डिग्री होल्डर ये हो जाता, लास्ट प्रॉपर्टी होल्डर ये हो जाते, तो ये आगे चलना था। बीच में इनसे पहले इनकी डेथ हो गई, ई की डेथ हो गई, ये ज्यादा ही कट गया, ई की डेथ होने के बाद इनका जो फिफ्थ डिग्री थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई और अब को पार्सनली चलेगी ए एंड डी के साथ और डी के आगे डी एस और डी एस वन के साथ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये कह रहे हैं लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देयर चांस ऑफ एवर बिकम को पार्टनर, और इनका जो चांस था सहदायकी बनने का, प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एंड इफ एट दिस स्टेज ए डाइज, अगर ए की मृत्यु हो जाती है, को पार्सनरी विल कंसिस्ट ऑफ डी एंड हिज सन्स डी। अगर यहाँ पर ए अब इसकी मृत्यु के बाद ए अब मृत्यु होती है इनकी, तो को पार्सनरी डी और डी के साथ डी एस वन, डी एस और डी एस वन के साथ और आगे चलती रहेगी, लेकिन इनका लेवल, इनकी को पार्सनली की जो चांस था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये कह रहे हैं द मिताक्षरा कॉन्सेप्ट ऑफ को पार्सनली इज बेस्ड ऑन द नोशन, इस धारणा पर आधारित है। मिताक्षरा का ये जो सहदायकी का जो कॉन्सेप्ट है ये इस बात पर आधारित है कि जो सन है, जो पुत्र पैदा होता है अपने बर्थ राइट के साथ, मतलब पैदा होने के साथ ही वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वो आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है। एंड इसलिए नहीं कि वो पुत्र है, बट इसलिए कि वो सन सन एंड सन सन का सन, मतलब वो ये कह रहे हैं मिताक्षरा कॉन्सेप्ट ऑफ को-पार्सनरी इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ सन्स बर्थ राइट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, नॉट merely a son acquire an interest by birth in the joint family property, though until partition takes place this is an unpredictable and fluctuating interest। ये कहते हैं कि बर्थ लेने के साथ ही जो पुत्र है उसका जॉइंट फैमिली में एंटर हो जाता है वो, और उसको पार्टनर हो जाता है अगर चौथी डिग्री तक वो आता है। तो अगर चौथी डिग्री के बाद वो है तो उसका कोई भी हक जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में नहीं आता है। इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि जो इनका पार्ट होता है, जो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में जो पार्ट है वो ये कहते हैं फ्लक्चुएट भी होता रहता है, जिसको आपको हिंदी में शब्द आएगा दोलायमान। तो ये संपत्ति इनको मिलती है ये दोलायमान होती है, जो प्रॉपर्टी है वो दोलायमान मतलब फ्लक्चुएटेड होती है। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि कम ज़्यादा होती रहती है। कम ज़्यादा कैसे होगी? ये कह रहे हैं कि विभाजन से पूर्व अगर एक फैमिली है और उसमें एक पिता है और उसका एक पुत्र है, एक बेटा है उनका, तो उनकी जो पूरी जो प्रॉपर्टी है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पिता को मिलेगा उसका पार्ट और हाफ हाफ हो जाएगा उनका, और दोनों को हाफ पार्ट मिल जाएगा। लेकिन जब अगर अभी डिवाइड नहीं हुआ है, वो अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, वो एक ही घर में एक ही प्रॉपर्टी में एक ही जगह पे रह रहे हैं और पार्टीशन अभी नहीं हुआ है, और इसी दौरान में उस पिता का एक और पुत्र हो जाता है, एक और बेटा हो जाता है, तो उनको जो हाफ ऑफ प्रॉपर्टी मिल रही थी वो 1/3 हो जाएगी। ऐसा होगा ना कि वो पुत्र के जन्म लेते ही अगर एक ही बेटा था और उसका एक और भाई आ गया, तो वो जो पूरी संपत्ति हाफ उनको मिल रही थी वो 3 भागों में बढ़ जाएगी, और उनका जो अधिकार आधी संपत्ति पर था वो कम हो जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा और उनको 1/3 मिलेगी, तीसरा भाग उसका मिलेगा। इसके साथ ही अगर एक और बेटा उसका हो जाता है, पिता का एक और पुत्र हो जाता है, तो वो 2-3 भाई हो जाते हैं, तो उनको 4 लोग हो गए, 4 जन हो गए उसमें, तो 4 मेंबर हो गए उस फैमिली में। तो उस प्रॉपर्टी का जो उनको पहले हाफ और फिर 1/3 1/3 मिल रही थी, अब उनको सबको 1/4 मिलेगी। जब उसका अगर पार्टीशन नहीं हुआ है, अगर पार्टीशन होने से पहले ही एक और पुत्र हो जाता है तो उनको 4 मेंबर हो गए वो, और तब उनको पार्टीशन उनका जब होगा तो उनको 1/4 1/4 हिस्सा सबके हिस्से में आएगा। तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएट होती रहती है प्रॉपर्टी, जैसा आपको
समझ में आ रहा होगा। और ये ऐसे कम भी होती है और ये ज़्यादा भी हो सकती है। कैसे ये ज़्यादा बढ़ कैसे सकती है, ये इंक्रीज कैसे हो सकती है प्रॉपर्टी? जैसे 4 मेंबर थे अभी तक, वो अगर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनको जो 1/4 पार्ट मिल रहा था वो 1/3 हो जाएगा, तो उनको ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ ही 3 भाइयों में से एक भाई की और मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पार्ट 1/3 मिल रहा था उनको, वो हाफ मिलने लगेगा। तो इस तरीके से सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट है, ये दोलायमान हित है, विच में बी एनलार्ज बाय डेथ्स। अगर डेथ होती है तो वो एनलार्ज हो जाता है। अगर किसी की मृत्यु होती है, जैसे पिता की मृत्यु हुई तो वो एनलार्ज हो गया, चौथाई हिस्से से वो तीसरे हिस्से पे आ गए, उनका बढ़ गया हिस्सा। तो ये कह रहे हैं एनलार्ज बाय डेथ्स एंड डिमिनिश्ड बाय बर्थ्स। अगर किसी का नया बर्थ हुआ था, भाई का बर्थ हुआ था, तो वो डिमिनिश्ड हो जाना, कम हो गई थी, प्रॉपर्टी कम हो जाती। तो ये कम और ज़्यादा, ये दोलायमान हित है, ये जो इंटरेस्ट है ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट है। विभाजन से पूर्व कोई भी सैद्धांतिक ये नहीं कह सकता कि वो 1/3 या 1/4 पार्ट उसका ही है। विभाजन से पहले ये नहीं कह सकता। अगर विभाजन हो गया तो वो कहेगा कि मेरा जो जितना भी उसको मिला है कि 1/3 मिला है या 1/4 मिला है, लेकिन पार्टीशन से पहले वो ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा ये पार्ट है ही, ऐसा नहीं कह सकता। वो यह भी नहीं कह सकता कि कौन सी संपत्ति उसकी है। मतलब वो किसी पर्टिकुलर, भले ही वो उसमें रह रहा है, भले ही वो उस संपत्ति में खुद रह रहा है जॉइंट फैमिली में, तब भी वो पार्टीशन से पहले किसी पर्टिकुलर संपत्ति को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कह सकता कि वो मेरी है। तो ये कह रहे हैं चाहे संपत्ति उसके कब्जे में हो, चाहे वो उसका प्रयोग कर रहा हो, तो वो उसको अपनी संपत्ति पार्टीशन से पहले नहीं कह सकता। ये कह रहे हैं। सेकेंडली, और एक जो फीचर है इसका, मिताक्षा जो जॉइंट फैमिली है, इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो हित है, एक तो ये दोलायमान है, एक तो ये फ्लक्चुएटिंग होता है, कम होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है, बर्थ से कम हो जाता है और डेथ से ये बढ़ जाता है। और इसका एक फीचर क्या है कि ये कह रहे हैं इसमें हित की संयुक्तता और कब्जे की ऐक्यता होती है। इसका मतलब है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन। ये कहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, मिताक्षा सहदायिकी का संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व होता है। सामूहिक स्वामित्व का मतलब है कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो को पार्टनर की जो ओनरशिप है वो कम्यूनल होती है। कम्यूनल का मतलब होता है सामूहिक होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इट मीन्स कोई अकेला सहदायक ये नहीं कह सकता कि ये संपत्ति मेरी है, दिस इज माइन। मैंने आपको ये पहले समझा दिया है। ये किसी भी संपत्ति को, भले ही वो उसमें रह रहा हो, वो उसको अलग से ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है। व्हाट ही कैन से इज, वो अकेला क्या ये बात कह सकता है, दिस इज आर्स। ये कह सकता है कि ये हम सब की है, ये संपत्ति हम सब की है, वो ऐसा कह सकता है। बट ये ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरी है। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो हित है वो संयुक्तता की, हित की संयुक्तता है इसमें। मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो सबका उसमें संयुक्त है, कॉमन है, या फिर उसको कम्यूनल बोलेंगे आप, इसको कम्यूनल इंटरेस्ट होता है इसमें। ये अलग अलग इंटरेस्ट उसमें वो नहीं बता सकते कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो उनका वो कह सकते हैं कि ये हम सबका है, कम्यूनल इंटरेस्ट होता है। इट मीन्स जब हम ये कहते हैं कि बर्थ होते ही को पार्टनर का जॉइंट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट या हित हो जाता है। को पार्टनर जो है, जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया एक फैमिली में, तो जन्म लेते ही उसका हित उत्पन्न हो जाता है, उसकी को पार्टनर का जॉइंट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट या हित अकर हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जन्म के साथ ही वह दूसरे सदस्यों के साथ प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उसे इंजॉय कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, सो लॉन्ग एज ही इज अलाइव। जब तक वो जीवित है तब तक वो उसे उपभोग कर सकता है, उसे यूज कर सकता है जब तक वो जीवित है। ही कैन एंजॉय एंड यूज द प्रॉपर्टी, बट वंस ही डाइज, उसकी मृत्यु होते ही ही गोज अवे एंड लीव नथिंग बिहाइंड। वो उसकी मृत्यु होते ही उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और वो कुछ भी छोड़कर नहीं जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों वो छोड़कर कुछ भी नहीं जाता है? इसलिए कि उसके मृत्यु होते ही उसका हित, जैसे ए के मृत्यु होते ही उसका हित बी में चला गया था, बी के मृत्यु होते ही सी में चला गया था, और सी के
मृत होते ही डी में चला गया था। तो मृत होने तक, मतलब जीवित रहने तक वो उसे इंजॉय करता है, उसको उपभोग करता है। बट जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, बट वंस ही डाइज ही गोज अवे एंड लीव नथिंग बिहाइंड, और वो पीछे कुछ नहीं छोड़ता है। उसके मृत्यु होते ही उसका हित अन्य सहदायकों को उत्तरजीविता में, दिस इज कॉल्ड उत्तरजीविता, जिसको आप कहेंगे सर्वाइवरशिप में दूसरे को मिल जाता है। तो ये कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि उसके मृत्यु होते ही उसका हित अन्य सहदायकों को उत्तरजीविता द्वारा चला जाता है। आफ्टर द डेथ द इंटरेस्ट ऑफ डिसीज्ड को पार्टनर जो मृत हो चुका है, डिसीज्ड बोलते हैं मृतक को, डिसीज्ड को पार्टनर जो मृतक सहदायक है उस so after the death the interest of deceased co-partner passes by survivorship, उसकी उत्तरजीविता द्वारा उसका हक, उसका अधिकार, उसकी प्रॉपर्टी चला जाता है बी को, बी के बाद सी को, सी के बाद डी को, 4 उसकी जो नीचे की डिग्रीज है उसमें चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह वह अपने पीछे कोई संपत्ति या इंटरेस्ट छोड़कर नहीं मरता और वो यूं ही जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहदायक का हित जन्मतः है, जन्मते ही बाय बर्थ हित उसका स्टार्ट हो जाता है, और अन्य सहदायकों को उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तरजीविता का अधिकार मिल जाता है। उत्तरजीविता सर्वाइवरशिप, कि उसके मरते ही दूसरे को उत्तरजीविता में उसका अधिकार मिल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट आपका जॉइंट हिंदू फैमिली एंड को पार्सनरी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बुक में से इसकी रीडिंग लगाएंगे और लिख कर और ऐसे डिग्रीज बनाकर आप अगर करेंगे तो आपको हमेशा के लिए समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।